नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। पहले चरण में पहुंचेंगे साइप्रस। रवाना होने से पहले पीएम ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझेदार देशों का जताया आभार। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसा, पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। चारधाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। एंबुलेंस और पिकअप वाहन में टक्कर के कारण हुआ हादसा। इजराइल पर ईरान के हमले में 10 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत, 140 से ज्यादा लोग घायल। नेतन्याहू ने आने वाले दिनों में ईरान पर बड़े हमले की बात कही। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला सफल रॉकेट परीक्षण। कुशीनगर में रॉकेट ने पेलोड के साथ 1.1 किलोमीटर तक भरी उड़ान। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम सबसे पहले साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम वहां राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में यह लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेज प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और प्रधानमंत्री ने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में साइप्रस को भारत का करीबी मित्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। पीएम ने कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार और लोगों से संपर्क बढ़ाने का अवसर है। कनाडा दौरे को लेकर पीएम ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। क्रोएशिया गणराज्य की यात्रा को लेकर पीएम ने वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों में सदियों पुराने मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली क्रोएशिया यात्रा आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। पीएम ने कहा कि 3 देशों की यात्रा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन के लिए साझेदार देशों का धन्यवाद करने और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने पर वैश्विक समझ को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के अमेठी में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला जिले के शुक्ला बाजार थाना क्षेत्र में स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है। एक शव वाहन अनियंत्रित होकर पिकअप से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही शुक्ला बाजार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शव वाहन शव लेकर गाजीपुर जा रहा था। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर साइप्रस के लिए रवाना हो चुके हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी साइप्रस में वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम यात्रा के पहले चरण में साइप्रस पहुंचेंगे। पीएम राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में पीएम अन्य शीर्ष हस्तियों से मुलाकात और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 2 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस पहले साइप्रस दौरे को लेकर वहां बहुत उत्साह है। I think it's very important that the relations of these two countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते रहे हैं। भारत साइप्रस के आजादी के संघर्ष का समर्थक रहा। 1960 में साइप्रस की आजादी के बाद ये संबंध और मजबूत हुए। 1962 से दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक रिश्ते चले आ रहे हैं। 1974 में तुर्की ने हमला कर साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया। भारत इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार हल करने का समर्थक रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस वैश्विक मंच पर भारत का मजबूत मित्र रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का साइप्रस ने हमेशा समर्थन किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी उसने लगातार समर्थन जताया है। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत साइप्रस सहयोग लगातार मजबूत होता आया है। रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दुनिया भर में योग को लेकर सक्रियता साफ देखी जा सकती है। विदेशों में योग केंद्रों पर लोग योग से लाभ उठा रहे हैं। साइप्रस में योग को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। देखिए हमारे संवाददाता सीएस जोशी की यह खास रिपोर्ट। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नजदीक आते ही दुनिया भर में योग को लेकर सक्रियता बढ़ गई है, वहीं अब दुनिया के लगभग हर देश में योग से जुड़े हुए केंद्र दिखाई देने लगे हैं। साइप्रस के लिमासोल शहर में जापा आयुर्वेदा और योग केंद्र भी भारत की योग शक्ति को मजबूती प्रदान कर रहा है। यहाँ साइप्रस और दुनिया भर के लोग आकर योग से लाभ ले रहे हैं। योगा जो है ना हमारा कल्चर है और इसको ना हमें प्रमोट करना चाहिए, तो इसको हमें वर्ल्ड वाइड लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो अब्रोड से हैं, मैं खुद ही अब्रोड से हूँ, मैं जर्मनी से हूँ, तो मैंने देखा है कि हम जो है ना बाहर के लोग जो है ना वो हमारा कल्चर लेकर उसको फिर बिजनेस बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, इसको सिर्फ बिजनेस जैसे नहीं देखना चाहिए, इसको एक ट्रीटमेंट जैसे देखना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रमोट हो रहा है और आगे जा रहा है। कि योगा भारत से आया तो उनके लिए बहुत नया है और जो उनकी लाइफस्टाइल है यहाँ पे, तो उसमें उन लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है। लाइक वो लोग मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे योगा क्लासेस करते हैं, उनके जो यहाँ पे लाइफस्टाइल है उसमें उनको बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पे मतलब सभी लोग जो हैं क्लास करने आते हैं मेडिटेशन और योगा की। इस केंद्र को चलाने वाली भारतीय मूल की महिला हैं, जो साइप्रस में योग शिक्षा को काफी बढ़ावा दे रही हैं। जापा आयुर्वेदा एक संस्था है जो कि योगा और आयुर्वेदा से हम उसको रन करते हैं साइप्रस में। हम खुश हैं कि हम हिंदुस्तान की एक जो इतनी हेरिटेज चीज़ें हैं, आयुर्वेदा की स्टडी और योगा की स्टडी, उसको हम यूरोप में लाके, साइप्रस में लाके उसकी नॉलेज और पूरे यूरोप में बहुत इजीली एक्सेसिबल कर रहे हैं। जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी
साइप्रस आइलैंड्स ऑफ साइप्रस में आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज के डेट में जब योगा का नाम होता है तो मोदी जी का नाम होता ही है। एंड जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरी दुनिया में योगा को प्रमोट किया है, हमें बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योग को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ावा दिया है, उसका सीधा असर अब साइप्रस में भी दिख रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया भर में योग को प्रसिद्धि दिलाने का एक उदाहरण है कि यहाँ साइप्रस में ये एक योगा सेंटर है जहाँ पर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, योग सीख रहे हैं और योग से स्वस्थ हो रहे हैं। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती में पास होने वाले 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संचालित किया गया, जिसमें पारदर्शिता और तकनीकी नवाचारों की मिसाल पेश की गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के तहत कुल 48,196 पुरुष और 12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये भर्ती न केवल प्रदेश बल्कि देश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया मानी जा रही है, जिसे पूरी तरह पारदर्शी और हाईटेक प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराया गया। इस भर्ती में कुल 48,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें करीब 15,49,000 महिलाएं शामिल थीं। परीक्षा नगर क्षेत्र के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पूरी निगरानी में कराई गई। प्रश्न पत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों का चयन और अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, फेशियल रिकॉग्निशन और रियल टाइम आधार सत्यापन जैसे तकनीकी उपाय अपनाए गए। सरकार ने केवल चयन तक ही प्रक्रिया को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रशिक्षण को भी आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए इस दिशा में काम किया गया है। नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ ही हर आरक्षी को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर भी जोर दिया गया है। खबर उत्तराखंड से, जहां केदारनाथ के गौरी कुंड खर्क की पहाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सवार तमाम 7 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह 5:30 बजे गुप्तकाशी स्थित आर्यन हेली एविएशन का हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए निकला था। गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर गौरी माई खर्क नामक स्थान में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने कहा कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, जबकि सोनप्रयाग थाना और डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू टीमें रवाना हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में महाराष्ट्र के श्रद्धा राजकुमार जायसवाल और एक बच्चा काशी, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल, उत्तराखंड के विक्रम, उत्तर प्रदेश के विनोद देवी और तुष्टि सिंह और पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान शामिल थे। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। 4 धाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर डीजीसीए ने पहले ही 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर संचालन की आवृत्ति कम कर दी है। निगरानी बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई के लिए संचालन की समीक्षा की जा रही है। डीजीसीए ने कहा है कि दुर्घटना की जांच AAIB द्वारा की जाएगी। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे, वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी जाएगी। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने उत्तराखंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर कहा कि यह बहुत ही दुखद समाचार है।
उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर तुरंत भेजी गई हैं। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। 5 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने बताया है कि बचाव अभियान जारी है, एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं। गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहाँ पे पहुँच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी, लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें 6+1 लोग थे, एक पायलट और 6 लोग थे। और उत्तराखंड में हाल ही में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और हेलीकॉप्टर के उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए जो हेली संचालन की सभी तकनीकी व सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा कर एसओपी तैयार करेगी। ये समिति ये सुनिश्चित करेगी कि हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुसार हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि राज्य में पूर्व में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति पूर्व में हुई हेली दुर्घटनाओं के साथ ही आज की हेली क्रैश की भी हर पहलू की गहनता से जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपे। ये समिति प्रत्येक घटना के कारणों की गहराई से जांच करेगी और दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की संस्तुति करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हेली सेवाओं का महत्व तीर्थाटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इनमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है। शहर को सुंदर, स्वच्छ और यातायात के अनुकूल बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद प्रमुख मार्गों से अवैध निर्माण को हटाकर सड़कों को चौड़ा करना है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो उसे 15 दिन का नोटिस दिया जाता है ताकि वे खुद ही कब्जा हटा लें, नहीं तो उसे हटा दिया जाता है। यदि सरकारी जमीन पर कब्जा है किसी का भी तो प्रायर नोटिस दिया जाता है 15 डेज का। उसके बाद रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने आप हटाइए, नहीं तो जो खर्चा लगता है वो सामने वाले से वसूला जाता है और उसको हटाते हैं। इंक्रोचमेंट ड्राइव सब जगह चल रहा है, भैजोई में भी चल रहा है, चंदोसी में भी चल रहा है और संभल में भी चल रहा है और सिरसी में भी चल रहा है, चारों जगह पे चल रहा है। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाले 21 जून को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से विश्व में शुरू हुए इस आयोजन को लेकर वाराणसी में साप्ताहिक योग शिविर का उद्घाटन किया गया। काशी के प्रसिद्ध नमो घाट पर आयोजित इस शिविर में कमिश्नर एस राजलिंगम, डीएम सत्येंद्र कुमार, सीडीओ हिमांशु नागपाल, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ सैकड़ों शिक्षकों ने योगासन किए। कार्यक्रम में योग की सामूहिक ऊर्जा और अनुशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वाराणसी न केवल आध्यात्मिक नगरी है बल्कि स्वास्थ्य के प्रति भी सजग और जागरूक हो चुकी है। आयोजन के अंत में सभी प्रतिभागियों को योग की निरंतरता बनाए रखने का संकल्प भी दिलाया गया। तो काशी में गंगा के किनारे योग सत्र आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। भाजपा सांसद और विधायकों ने भी इस योग सत्र में हिस्सा लिया और योगासन किए। और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में ये से तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योग सत्र में हिस्सा लिया। तमाम एमएलसीज, एमएलएज और यानी विधायकों और सांसदों ने भी हिस्सा लिया। और उत्तराखंड के देहरादून में आज रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का मकसद योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना रहा। तो देश भर में योग से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री खुद आगे आकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनके साथ में बड़ी संख्या में जो गणमान्य लोग हैं और आम लोग हैं, दोनों ही बड़ी संख्या में जुटे। और इसी तर्ज पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन हुआ। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो कुरुक्षेत्र में रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि स्कूली बच्चों से लेकर युवा तक शामिल हुए। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इसमें शामिल हुए। युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इस योग दिवस की थीम भी है, वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है। और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम को आगे ले जाने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल मुहिम में हर इतवार की तरह इस बार भी सैकड़ों लोग साइकिलिंग करते हुए नजर आए। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू हुई साइकिलिंग यात्रा को पूर्व मैराथन चैंपियन सुनीता गोदारा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। संडेज ऑन साइकिल में इस बार पेफी के सचिव पीयूष जैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व मैराथन चैंपियन सुनीता गोदारा ने प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मुहिम की सराहना करते हुए संडेज ऑन साइकिलिंग को फिटनेस को लेकर मील का पत्थर बताया। फिटनेस के लिए साइकिल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि साइकिल में आपके जारिंग इम्पैक्ट कम होता है अगर आप कैजुअल साइकिल कर रहे हैं तो एक बार बाहर निकलने लगता है जब बंदा, तो उसके बाद उसको फिटनेस की आदत हो जाती है। तो मेरे लिए फिट इंडिया एक आदत है, सबको ये आदत बना लेनी चाहिए। बिकॉज एज अ एशियन मैराथन चैंपियन, एज अ क्वालिफाइड कोच, आई एंश्योर एवरीवन एक्सरसाइज एवरी डे। एवरीवन एक्सरसाइज एवरी डे। वहीं फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग में हिस्सा लेने पहुंचे फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सचिव पीयूष ने कहा कि जब फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत हुई तब किसी ने सोचा भी नहीं था, उन्हें पता भी नहीं था कि एक दिन इतना लोकप्रिय हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया का आगाज किया था, तब किसी को नहीं पता था कि ये देश का एक मूवमेंट बन जाएगा। पेफी आज के फिट इंडिया मूवमेंट की स्पेशल पार्टनर है। 600 लोकेशंस पर हम लोग संडे ऑन साइकिल का आयोजन कर रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने साइकिल का कॉन्सेप्ट लेके आए। पहले फिट इंडिया का मतलब था कि आप कोई भी एक्टिविटी करो, फिटनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करो, लेकिन जब साइकिल का कॉन्सेप्ट लेके आए तो उस साइकिल के कॉन्सेप्ट ने देश में एक नई क्रांति का आगाज किया। आज देश के लोग किसी ना किसी रूप में जुड़ रहे हैं। साइकिलिंग एक बहुत ही होलिस्टिक होलसम स्पोर्ट्स है, जिसमें आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी गट हेल्थ, आपकी मसल टोनिंग, सारी चीज़ें होती है और एक सस्ते स्पोर्ट्स में आता है जो हर एक आदमी साइकिल अफोर्ड कर सकता है। तो फिट इंडिया की जो ये मुहिम है साइकिल को फिट इंडिया से जोड़ने के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है।
और उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं। हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो इस बार 27 जून से शुरू होगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इन रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सियों से खींचते हैं, जिसे बहुत पुण्यदायक माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, समावेशिता और आध्यात्म का भी प्रतीक है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।